दोस्तों मान लीजिए दो परिवार है, दोनों दलित है, दोनों अपने समाज के संघर्ष को समझते हैं, भेदभाव झेल चुके हैं और बाहर की जातियों से लड़कर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उनके बच्चे आपस में शादी करना चाहें तो पूरा माहौल बदल जाता है। अचानक रिश्ते टूट जाते हैं, पंचायत लग जाती है, ताने शुरू हो जाते हैं और दोनों परिवार एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों परिवार अलग अलग उपजाति के हैं। यही वो मुद्दा है जिसके बारे में खुलकर बात कम होती है। समाज कहता है कि दलितों पर बाहर वाले भेदभाव करते हैं, लेकिन सच ये है कि दलित समाज के अंदर भी जातियों के नाम पर भेदभाव मौजूद है। आज हम इसी बात को बेहद आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। दलितों में अंतर जातीय विवाह क्या होता है, यह क्यों मुश्किल होता है और उप जाति का भेदभाव कैसे काम करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि दलित मतलब एक ही जाति, लेकिन असलियत उससे बिल्कुल अलग है। दलित एक श्रेणी है जिसके अंदर कई अलग अलग जाति आती है और हर जाति का अपना इतिहास और पहचान होती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर भारत में जाटव, वाल्मीकि, चमार, पासी, दुसाध, नट, भंगी जैसे नाम मिलते हैं, जबकि महाराष्ट्र में महार, मांग, मातंग जैसी जातियां ज्यादा दिखती है। सभी को संविधान में एक ही एससी के रूप में दर्ज किया जाता है, लेकिन जमीन पर समाज खुद को एक जैसा नहीं मानता है। हर उपजाति के अपने रीति रिवाज, खाने का तरीका, देवी देवता, पेशा और सामाजिक दर्जा होता है। इसलिए जब हम दलित समाज कहते हैं तो इसका मतलब एक ही पहचान नहीं बल्कि कई अलग पहचानें जो एक छतरी के नीचे आती है। यही विविधता आगे चलकर रिश्तों, शादी और सामाजिक दर्जे में टकराव पैदा करते हैं। अब मुख्य बिंदु को समझते हैं। जब एक दलित उपजाति का लड़का या लड़की किसी दूसरी दलित उपजाति में शादी करता है तो इसे दलितों के अंदर अंतर जातीय विवाह कहा जाता है। ये दलित स्वर्ण शादी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जहां दोनों लोग दलित हैं लेकिन उनकी जाति अलग है। बाहर देखने पर यह साधारण लगता है, अरे दोनों दलित हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन असली समस्या यही शुरू होती है, क्योंकि समाज के अंदर जो जातिगत रैंकिंग बनी हुई है वो इस शादी को आसानी से स्वीकार नहीं करती है। इसे लोग सिर्फ प्रेम या व्यक्तिगत निर्णय नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी जाति की इज्जत, खून, परंपरा या रिवाज से जोड़ देते हैं। इसीलिए शादी का अर्थ सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं रह जाता है, बल्कि दो जातियों के बीच की दीवार टूटने जैसा हो जाता है। भारत में शादी को अक्सर परिवार और समाज का फैसला माना जाता है, ना कि सिर्फ दो लोगों का चुनाव। यही सोच दलित समाज में भी लागू होती है। जब कोई लड़का या लड़की अपनी उपजाति से बाहर शादी करना चाहता है तो परिवार कहता है हमारी जाति उनसे बेहतर है, हम उनके यहाँ शादी नहीं करेंगे। लोग क्या बोलेंगे? कई बार पंचायतें भी रोक लगाती है, रिश्तेदार ताना मारते हैं और प्रेम करने वाले लड़का लड़की को घर छोड़ना पड़ता है। कुछ जगहों पर धमकी, मारपीट, यहां तक कि हत्या या आत्महत्या जैसी घटनाएं भी हो जाती है। यानी समस्याएं ये नहीं कि दोनों दलित हैं, समस्याएं ये है कि दलित समाज खुद भीतर से बटा हुआ है। इस बंटवारे को बाहर कोई नहीं देखता, लेकिन अंदर से लोग इसे गहराई से महसूस करते हैं। दलित समाज के अंदर भी एक छुपा हुआ स्तर है, यानी कौन सी उपजाति ऊंची है और कौन सी नीची है। यह पुरानी पहचान, पेशे, आर्थिक स्थिति और सामाजिक शक्ति पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर सफाई या शव संस्कार जैसे कामों से जुड़ी जातियों को अक्सर नीचा माना जाता है, जबकि खेती, लड़ाई या प्रशासन से जुड़ी जातियों को ऊंचा समझा जाता है। कई जगह जिन जातियों के पास जमीन या शिक्षा ज्यादा है वो खुद को समाज में ऊपर मानती हैं। यह सोच कहीं ना कहीं स्वर्ण जातिवाद की ही नकल है। बस फर्क इतना है कि अत्याचार करने वाला भी दलित है और झेलने वाला भी दलित ही है। यही भेदभाव शादी, रिश्तों, दोस्ती और राजनीतिक एकता पर गहरा असर डालता है। जब कोई दलित उपजातियों के बीच शादी करना चाहता है तो बात सिर्फ दो लोगों की पसंद तक सीमित नहीं रहती, यह समाज के अंदर पहचान और सत्ता से जुड़ जाती है। कई उपजातियां अपने आप को ऊंची मानती हैं और दूसरी उपजातियों को अपने बराबर नहीं समझती है। इसीलिए जब लड़का या लड़की वहां शादी करता है तो उन्हें लगता है कि उनकी जाति का लेवल गिर जाएगा।
कई घरों में लड़कियों की शादी नीचे समझी जाने वाली जाति में करने पर ताना दिया जाता है। अपनी बेटी को नीचे भेज दिया। मान लीजिए एक जाटव लड़का और एक वाल्मीकि लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दोनों एससी कैटेगरी में आते हैं। कानूनी रूप से दोनों बराबर हैं, पर समाज में नहीं। लड़की के परिवार वाले कहेंगे हम सफाई करने वाली जाति में शादी नहीं करेंगे। लड़के वाले कहेंगे हमारी जाति ज्यादा पढ़ी लिखी और आगे है। इसी तरह महाराष्ट्र में कई बार महार और मातंग जातियों के बीच भी शादी पर विरोध देखा गया है। बिहार में दुसाध और पारसी समुदाय के बीच संघर्ष अक्सर सुनाई देता है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि दलित आंदोलन एक नहीं है, वह अंदर से बिखरा हुआ है। जब अंदर ही दीवारों हो तो बाहर के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाती है। जब दलित समाज अंदर ही अंदर उप जातियों में बटा रहता है तो इसका नुकसान व्यक्तिगत स्तर पर भी होता है और सामाजिक स्तर पर भी। व्यक्तिगत तौर पे दो प्रेम करने वाले लोग परिवार खो देते हैं, समाज छोड़ना पड़ता है, मानसिक तनाव से गुजरते हैं। वहीं सामाजिक नुकसान यह है कि दलित समाज एकजुट नहीं हो पाता है। जब वोटिंग का समय आता है, नौकरी का सवाल आता है या आंदोलन उठाने की बारी आती है तो हर जाति अपनी अपनी पहचान लेकर अलग खड़ी रहती है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलता है जो दलित समाज को कमजोर रखना चाहते हैं। इसीलिए अंतर जातीय विवाह सिर्फ शादी नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। बदलाव लाने के लिए सबसे पहले सोच बदलनी होगी। परिवारों को समझना होगा कि जाति कोई जन्मजात प्रतिष्ठा नहीं बल्कि सामाजिक बंधन है जो पीढ़ियों से चल रहा है। अगर दलित समाज खुद को मजबूत बनाना चाहता है तो उप जातियों की दीवारें गिरानी होगी। यह बदलाव शिक्षा, आर्थिक मजबूती, राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक बातचीत से आएगा। जब परिवार समझेंगे कि बच्चे अपनी पसंद से शादी करने के बाद भी समाज को मजबूत ही बनाते हैं तो विरोध कम होगा। आज कई पढ़े लिखे दलित युवा उप जाति से ऊपर उठकर पहचान बना रहे हैं, पर यह बदलाव अभी भी धीरे धीरे आ रहा है। इसे तेज करने के लिए सामाजिक संवाद जरूरी है। दलित समाज को अगर सच में एकजुट शक्ति बनना है तो उप जातिगत दीवारें टूटनी ही चाहिए। अंतर जातीय विवाह इस टूटन का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। जब अलग उप जाति के लोग रिश्ते बनाते हैं तो दो परिवार, दो संस्कृतियां और दो पहचानें आपस में मिलती हैं। इससे दुश्मनी कम होती है, विश्वास बढ़ता है और सामाजिक दूरी घटती है। यह सिर्फ प्रेम का मामला नहीं है, यह बदलाव का रास्ता है। यह कदम दिखाता है कि दलित समाज सिर्फ जाति से लड़ने की बात नहीं कर रहा है बल्कि अपने अंदर मौजूद जातिवाद को भी चैलेंज कर रहा है। जब ये सोच आम होगी तभी समाज सच में बराबरी की तरफ बढ़ेगा। शहरों में रहने वाले लोग सोचते हैं कि जाति अब खत्म हो रही है, लेकिन सच में भारत का असली समाज गांव में बसता है और वहां आज भी जाति सबसे बड़ी पहचान है। दलित समाज के अंदर भी यही हालात है। गांव में अक्सर उप जातियों के मोहल्ले अलग होते हैं, जैसे कहीं वाल्मीकि टोला, कहीं दुसाध टोली, कहीं चमार बस्ती। हर बस्ती की अपनी पंचायत, अपने नेता और अपनी सामाजिक मर्यादाएं होती है। जब दो उप जातियों के लड़के लड़की शादी करना चाहते हैं तो झगड़ा सिर्फ परिवार तक नहीं रहता, मोहल्ला और पूरा गांव इसमें कूद पड़ता है। यह मुद्दा प्रेम विवाह से निकलकर हमारी जाति का सम्मान बन जाता है। तब बात बच्चों की खुशी की नहीं बल्कि समाज की बोलती की होती है। दलित समाज हमेशा कहता है कि सदियों से हमारी इज्जत छीनी गई, हमें नीचा दिखाया गया, लेकिन यही समाज अंदर अपने ही लोगों को इज्जत के नाम पर बांटता है। कोई कहता है हमारी जाति जूतों का काम करती थी पर पढ़ लेकर उठ गई है, अब हम नीचा नहीं है। कोई कहता है हम परंपरागत रूप से सफाई करते थे इसलिए हमें आप कम मत समझिए। हमारी पहचान अलग है, लेकिन जब यह पहचान दूसरों को नीचा दिखाने लगती है तो समाज टूटता है। सम्मान की लड़ाई असल में जातिगत अहंकार की लड़ाई बन जाती है और यह सोच प्रेम, रिश्तों और सामाजिक एकता को खत्म कर देती है। सम्मान पाना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाकर सम्मान पाना यह गलत है। यह असली समस्या है। राजनीति हमेशा वहां घुसती है जहां समाज
बटा होता है। दलित समाज में जब उप जातियों के आधार पर अलग अलग पहचान होती है तो हर जाति की अपनी राजनीतिक मांग बनती है। उदाहरण के तौर पर कहीं जाटव वोट का समूह मजबूती से एक पार्टी को जाता है तो वाल्मीकि दूसरी पार्टी में जाते हैं। यह बंटवारा इतना गहरा होता है कि दलित राजनीति खुद दलितों को एक नहीं कर पाती है। भीमराव अंबेडकर ने जिस दलित एकता की बात की थी वह इस बंटवारे में खो जाती है। जब दलित आपस में ही लड़ रहे हो तो सत्ता में बैठे लोगों के लिए उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। प्रेम दो इंसानों के बीच का रिश्ता होता है, लेकिन भारत में प्रेम हमेशा समाज के खिलाफ लड़ता है, क्योंकि समाज मानता है कि प्यार जाति देखकर होना चाहिए। जब दो अलग उप जातियों के दलित युवा प्रेम करते हैं तो समाज इसे सिर्फ प्यार नहीं मानता है, बल्कि इसे अपनी संस्कृति पर हमला समझता है। प्रेम वहां अपराध बन जाता है जहां पहचान तय हो चुकी होती है। लड़का और लड़की सोचते हैं कि हम तो दोनों दलित हैं, संघर्ष एक है, लेकिन बुजुर्ग सोचते हैं जाति अलग है, रंग अलग है, रिवाज अलग है। यही टकराव भारत में प्रेम का अंत और जाति की शुरुआत कर देता है। अब हम कानूनी पहलू को देखते हैं। भारत का संविधान किसी भी बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार देता है। कानून के अनुसार दो बालिग चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हो, वे शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट सहित संविधान की मूल भावना व्यक्तिगत आजादी को प्राथमिकता देती है, लेकिन समस्या यह है कि कानून कागज पर है जबकि समाज जमीन पर है। अदालत सुरक्षा दे सकती है, लेकिन समाज से सुरक्षा मिलना मुश्किल होता है। इसीलिए कानूनी अधिकार होने के बावजूद सामाजिक स्वीकारता न होने के कारण ऐसे रिश्ते असल में वे संघर्ष बन जाते हैं। कई मामलों में जब लड़का लड़की भाग कर शादी करते हैं तो उनके परिवार उनके ऊपर खुद केस कर देते हैं। किडनैपिंग का दखल, सम्मान खराब करना, जाति अपमान जैसे आरोप लगते हैं। पुलिस भी समाज का हिस्सा होती है, इसीलिए कई बार अधिकारी भी जातिगत सोच से प्रभावित होते हैं। वे लड़की को घर भेजने का दबाव डालते हैं या प्रेमियों को डराते हैं। हालांकि कुछ जगह अदालतों ने ऐसे जोड़ों को सुरक्षा दिया है, लेकिन दूर दराज के गांवों में आज भी पुलिस कार्रवाई में पक्षपात देखने को मिलता है। यानी कानूनी सुरक्षा वहां ही मिलती है जहां राज्य की पहुंच मजबूत है। और ऐसा नहीं है कि परिवार हमेशा नफरत के कारण ही विरोध करते हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें समाज से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर उनके बच्चे अलग जाति में शादी कर लेंगे तो समाज उन्हें बहिष्कृत कर देगा, रिश्तेदार ताने देंगे, पंचायत जुर्माना लगाएगी और गांव में उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। यह डर कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि परिवार अपने बच्चों की खुशी की जगह समाज की राय को प्राथमिकता देता है। यानी असली दुश्मन सिर्फ जाति नहीं बल्कि समाज का दबाव है। यह दबाव पीढ़ियों से चलता आ रहा है और इसे तोड़ना आसान नहीं है। आज पढ़ाई और नौकरी की वजह से दलित युवा गांव से निकलकर शहरों में रहने लगे हैं। वहां जाति की पकड़ थोड़ी ढीली होती है, लोग एक दूसरे से काम और शिक्षा के आधार पर जुड़ते हैं। इससे उप जातिगत शादी की संभावना बढ़ती है, लेकिन समस्या यह है कि जब युवा शादी करने के लिए अपने गांव लौटते हैं तो परिवार और समाज फिर पुरानी मानसिकता थोप देता है। इसीलिए शिक्षा बदलाव ला रही है, लेकिन पारिवारिक दबाव अभी भी बहुत मजबूत है। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉलेज, नौकरी, आंदोलन, रैली, इन सबके चलते अलग अलग उप जातियों के लोग आपस में जुड़ रहे हैं। इससे विचार बदल रहे हैं, दोस्ती बढ़ रही है और अंतर जातीय विवाह के मौके बन रहे हैं। कई दलित राजनीतिक संगठन भी उप जाति से ऊपर उठकर पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी जातिगत ट्रोलिंग होती है। लोग पूछते हैं कौन सी जात के हो। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं और खुद निर्णय लेने लगती है, तब उप जातिगत दीवारें कमजोर पड़ती है, क्योंकि महिला की भूमिका केवल परिवार की इज्जत ढोने तक सीमित नहीं रहती है, वह समाज का हिस्सा बनकर निर्णय लेने वाली बनती हैं। इसीलिए महिलाओं की पढ़ाई और नौकरी दलित समाज में जातिगत दीवार तोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जो समाज अपनी बेटियों को पढ़ाएगा वही समाज बदलाव स्वीकार करेगा। जाति सिर्फ विचार नहीं, आर्थिक मजबूरी भी है। जिस परिवार की आजीविका दूसरी जातियों पर निर्भर होती है वह सामाजिक नियमों के खिलाफ नहीं जा पाता है।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी परिवार का रोजगार गांव की पंचायत, खेत मालिकों या जाति प्रधानों पर निर्भर हो तो वे समाज के खिलाफ जाकर उपजाति के बाहर शादी होने नहीं देंगे। लेकिन जब व्यक्ति नौकरी करता है, बाहर कमाता है, खुद आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो वह समाज के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखता है। इसलिए आर्थिक आजादी जितनी बढ़ेगी, उपजातिगत बाधाएं उतनी गिरेंगी। शहर में जाति की पहचान छुपाई जा सकती है, लेकिन गांव में इंसान का नाम, मोहल्ला, काम और परिवार ही उसकी पहचान बताते हैं। इसीलिए गांव में सबकी जाति का पता चल ही जाता है और शहर में लोग दोस्ती विचारों से करते हैं। इसलिए अंतर जातीय शादी में शहर वाले ज्यादा खुलते हैं। अगर हम यह समझना चाहते हैं कि दलित समाज के अंदर भेदभाव क्यों है तो हमें इतिहास समझना पड़ेगा। हर उपजाति एक खास काम से जुड़ी होती है, चमड़ा, सफाई, संगीत, युद्ध, खेती आदि। यही काम समाज में उसकी इज्जत तय करता था। जो पेशा ज्यादा गंदा समझा जाता था, जाति उतनी नीची मानी जाती थी। आज पेशा बदल गया है पर सामाजिक धारणा नहीं बदली है। इसलिए आज भी लोग पुरानी यादों के आधार पर जातिगत रैंकिंग तय करते हैं। इतिहास को समझकर ही समाज भविष्य बदल सकता है। उपजातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए कुछ ठोस कदम जरूरी है। पहला, परिवार बच्चों की पसंद को महत्व दे। दूसरा, पंचायतों को जाति के नाम पर दखल रोकनी चाहिए। और तीसरा, अंतर जातीय शादी करने वालों को सुरक्षा मिले। और चौथा, सामाजिक आंदोलन उपजाति विरोधी सोच पर काम करे। और पांचवा, शादी को सम्मान का नहीं साझेदारी का मुद्दा माना जाए।